हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का सेकंड चैप्टर जो रनिंग में है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों, हम अभी जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स। एटम के जितने भी मॉडल्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं हम। तो जिसमें से लास्ट वीडियो में बच्चों एक मॉडल मैंने आपको करा दिया है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्लियर बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड मॉडल, जिसका नाम है बच्चों रदरफोर्ड मॉडल। ओके बच्चों, अब इसको रदरफोर्ड मॉडल भी बोला जा सकता है या इसको गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो नाम है गोल्डफॉयल और ये स्कैटरिंग, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इसको तीनों में से किसी भी नाम से आप बोल सकते हो। रदरफोर्ड मॉडल के नाम से भी बोल लो, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट से भी बोल लो, या रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल के नाम से भी बोल लो। और ये मॉडल रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। क्लियर बच्चों। अब एक्चुअली में जो लास्ट हमने पढ़ा है थॉमसन मॉडल, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, वो मॉडल फेल क्यों हुआ था थॉमसन का। एक्चुअल में क्या था कि थॉमसन ये प्रूव नहीं कर पाया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। यानी कोई भी चीज़, ये आज की डेट में हमें अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ न्यूट्रल कब हो सकती है, जब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो। क्लियर बच्चों। तो उसने ये तो बता दिया था थॉमसन ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं एटम की में, बट एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कब होता है, जब पॉजिटिव भी प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव चीज एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया था थॉमसन, इस वजह से उसका मॉडल फेल हो गया था। लेकिन ये चीज रदरफोर्ड ने क्लियर कर दी थी बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इस मॉडल को पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल या गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल सिंपली। ठीक है, तो और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं बच्चों यहाँ पे, जैसा मैंने आपको फंडामेंटल पार्टिकल में जब बताया था कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी वो 1920 में हुई थी। क्लियर बच्चों, प्रोटॉन की डिस्कवरी 1920 में हुई थी। लेकिन अब यही चीज है कि ये मॉडल कब दिया इसने, 1911 में। तो एक चीज आप दिमाग में सेट कर लो बच्चों कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी वो इस मॉडल के बाद हुई थी। क्लियर बच्चों। रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, लेकिन इस मॉडल के बाद किया था। पहले रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था, उसके बाद उसने बताया था प्रोटॉन के बारे में। क्लियर बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने एक सेटअप तैयार किया था। तो वो सेटअप क्या था, किस तरह से बनाया था, वो मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ करता हूँ सेटअप को और बना के दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हम आगे फर्दर इसको समझेंगे मॉडल को। तो सबसे पहले तो हम सेटअप बनाते हैं। यहाँ पे सेटअप क्या था, देखो ये तो यहाँ पे इसने एक बॉक्स बनाया। तो इस तरह का बॉक्स मैं बना देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। एक्चुअल में ये बॉक्स नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं अल्फा गन, अल्फा गन, या फिर हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यानी एक ऐसी चीज जहां से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। एक सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज हमें मिल रही है उसी तो सोर्स बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है एक्चुअल में ये अल्फा गन है, मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल यहां से रिलीज होंगे इस तरह से। क्लियर बच्चों। उसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई। ये देखो इस तरह से एक स्क्रीन लगाई यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्क्रीन। क्लियर बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन। और ये बनी किसकी होती है, ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ZnS जिंक सल्फाइड की बनी है स्क्रीन होती है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे इसने गोल्ड की फॉइल लगाई थी। ये देखो ये फॉइल लगाई थी यहाँ पे गोल्ड की। अब ये गोल्ड फॉइल क्या होती है, फॉइल का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा आप स्कूल जाते हो तो सुबह सुबह मम्मा जब आपका लंच पैक करती हैं तो पराठा या रोटी वो एक सिल्वर के फॉइल में पैक करती है ना, तो उसी तरह ये किसका हो गया, गोल्ड का हो गया, तो गोल्ड फॉइल। क्लियर बच्चों। तो ये क्या था, ये इसने गोल्ड फॉइल लगा दी यहाँ पे। अब देखो दोनों वर्ड क्लियर हो गए। इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर किया था ना बच्चों, इसलिए हम इसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। इसने ये सेटअप तैयार कर लिया, ये स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की बनी हुई, एक गोल्ड की फॉइल लगा दी और एक सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। और उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं कि इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। ये देखो क्रॉस करके इसको बाहर निकल रहे हैं। कुछ पार्टिकल हैं जो अपने पास से यूं डाइवर्ट हो रहे हैं इस तरह से, और बहुत एक्सट्रीमली रेयर पार्टिकल हैं जो वो सेम डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं। ये क्लियर बच्चों। अब इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसी स्ट्रक्चर को ओपन करके बता देता हूं आपको। देखो किस तरह से क्या हुआ था, जैसे एक स्लिट है यहां से, और ये मान लो आपका एक एटम है। क्लियर। अब यहां से अल्फा पार्टिकल गए, इसको क्रॉस करके बाहर निकल गए। ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, इसको क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। ये देखो
इस तरह से इसको पूरे एटम को क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने पास से डाइवर्ट हो रहे हैं इस तरह से, कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं अपने पास से डाइवर्ट हो रहे हैं। क्लियर बच्चों? अब कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इस यहां से बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बैक। ओके बच्चों, सेम ये मैंने अलग इसलिए दिखाया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, लेकिन एक्चुअल में ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये जो पार्टिकल है वो सेम डायरेक्शन में वापस आ रहा है बच्चों। ये ऐसे क्रॉस नहीं हो रहा, ये वापस आ रहा है। ये क्रॉस मैंने इसलिए कर दिया है जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू कलर मैंने अलग दिखा दिया है, ये इसका इंटरनल चीज है। वैसे यहाँ भी समझ आ रहा होगा बट मैंने इसको इंटरनली भी आपको बता दिया। क्लियर बच्चों? इतना काम किया था किसने? रदरफोर्ड ने। ये सेटअप तैयार किया। और इसको स्कैटरिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये स्कैटरिंग हो रही है वो किस चीज की हो रही है बच्चों? ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है ना। ये सब क्या है? अल्फा पार्टिकल है ये जो जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की क्या हो रही है यहाँ पे? स्कैटरिंग। इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इसने स्कैटरिंग करवाई थी अल्फा पार्टिकल की। क्लियर बच्चों? तो देखो इतना सा चीज समझ में आ गई। अब इससे इसने ऑब्जर्वेशन क्या निकाले रदरफोर्ड ने, वो मैं समझाता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? अब देखो यहां पे इसने ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, इसने क्या देखा यहां पे। पहली चीज इसने यहां पे ये देखा, अब समझना यहां पे, फर्स्ट इसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो इसको क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया इसकी ऑब्जर्वेशन का, यानी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहे हैं? इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। क्लियर? पहला। अच्छा, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, कुछ पार्टिकल यानी कितने परसेंट पार्टिकल इसको क्रॉस कर रहे हैं? 99.9% पार्टिकल। समझो बच्चों, 99.9% पार्टिकल इसको क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसने देखा कि 0.1% पार्टिकल, 0.1% पार्टिकल हैं वो अपने पास से डाइवर्ट हो रहे हैं। ये वाले, ये जो ऐसे दिख रहा है ना आपको, यानी 0.1% पार्टिकल अपने पास से क्या हो रहे हैं? डाइवर्ट हो रहे हैं। 0.1 कह लो या फिर आप कह सकते हैं 0.99%, 1 नहीं कह सकते, 0.99% पार्टिकल अपने पास से क्या हो रहे हैं? डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों? अब देखो उसके बाद तीसरा पॉइंट इसने देखा कि सॉरी बच्चों, तीसरा पॉइंट इसने क्या देखा कि जो पार्टिकल हैं उसमें से अप्रॉक्स 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो सेम डायरेक्शन में वापस आ रहा है। ये तीन इसने ऑब्जर्वेशन की। पहली चीज, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहे हैं? इसको क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, बहुत रेयर पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने पास से मतलब सेम बिल्कुल सीधे क्रॉस नहीं हो रहे, वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। जैसे कोई चीज मान लो ऐसे आ रही है और ऐसे मुड़ गई, एक हो रहा है कि एक सीधे जा रही है, सीधे चलती जा रही है। क्लियर बच्चों? तो 99% पार्टिकल तो सीधे क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन कुछ रेयर पार्टिकल ऐसे हैं जो ऐसे जाके ऐसे डाइवर्ट हो रहे हैं, अपने पास से डाइवर्ट हो रहे हैं इस तरह से। ये देखो, और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है, अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से एक पार्टिकल, यानी यहां से आप 20,000 पार्टिकल निकाल दो तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा है जो इसको हिट करके, गोल्ड फॉइल को हिट करके सेम डायरेक्शन में वापस आ रहा है। ये दिख रहा है आपको, सेम डायरेक्शन में वापस आ रहा है। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन किया था रदरफोर्ड ने। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसने कुछ कंक्लूजन निकाला, कुछ पॉइंट्स इसने निकाले। ठीक है, तो वही रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसने क्या क्या चीजें निकाली, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो एक बार इसको मैं रफ कर देता हूं या फिर बना रहने देता हूं, थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। मेरी लैंग्वेज आप ध्यान रखना, उसको लिख लेना। क्लियर बच्चों? तो इसने पॉइंट क्या निकाले, इस चीज को समझो, क्या क्या पॉइंट्स इसने निकाले इस चीज से। तो देखो इसने पहला पॉइंट क्या निकाला था, चलो मैं इसको रफ ही कर देता हूं, यहाँ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्लियर बच्चों? अभी समझ तो आ गया होगा। चलो ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूं, नीचे वाले को बना रहने देता हूं। ओके, तो देखो समझे यहाँ पे इसने पॉइंट्स क्या निकाले। पहला पॉइंट इसने निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। अब देखो 100% नहीं कहा उसने, पहला पॉइंट उसने क्या दिया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी ज्यादातर पार्ट जो एटम का होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर 99% पार्टिकल क्या हो रहे हैं? उसको क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं ना। समझो इस चीज को, जैसे मान लो चलो ये वॉल है
और मैं यहाँ से एक रेस डालूं, यहाँ पे टॉर्च जलाऊं और इसको डालूं, तो अगर ये दीवार में छेद कर रखे मैंने, तो अगर कम छेद होंगे तो कम रेस बाहर निकलेंगी, ज्यादा छेद होंगे तो ज्यादा रेस बाहर निकलेंगी। समझो ना इस चीज को। तो छेद का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस हुआ ना बच्चों। तो वही तो यहाँ पे दिया था, रदरफोर्ड ने देखा था कि मोस्ट ऑफ द क्या हो रहा है, कितने परसेंट पार्टिकल क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं, 99%। तो मतलब एटम का मोस्टली पार्ट क्या हुआ, एम्प्टी हुआ ना। तो पहला पॉइंट यही तो था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट इसने क्या निकाला, दूसरा पॉइंट इसने निकाला था कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इससे डाइवर्ट हो रहे हैं अपने पास से। कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं बच्चों, डाइवर्ट हो रहे हैं अपने पास से। ये इसने ऑब्जर्वेशन किया था ना, 99% तो क्रॉस कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने पास से डाइवर्ट हो रहे हैं, और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो उसको हिट करके गोल्ड फॉइल को सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर बच्चों। तो उससे इसने क्या मतलब निकाला, इसने निकाला कि इन द सेंटर ऑफ एटम, यानी एटम के बिल्कुल सेंटर में, अ वेरी स्मॉल बट हैवी पार्टिकल प्रेजेंट। ये यानी इन द सेंटर ऑफ एटम अ वेरी स्मॉल बट हैवी पार्टिकल प्रेजेंट। अब ये वेरी स्मॉल और हैवी का नाम इसने क्यों दिया, इस चीज को समझो। यानी इसने बताया कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत हैवी पार्टिकल प्रेजेंट है। अब वो क्यों है, जैसे समझो, यहाँ पे सपोज करो ये एक हैवी पार्टिकल है सेंटर में। अगर ये बड़ा होता, देखो यहाँ पे समझो, ये एक एटम है, अभी ये पार्टिकल छोटा है, अगर ये पार्टिकल बड़ा होता तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये जो 99% अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं ये नहीं निकलते ना, ये फिर डाइवर्ट होते। तो जो डाइवर्ट होने वाला रेशियो है वो बढ़ जाता, क्योंकि ज्यादातर अब रेज ऐसे आती इससे डाइवर्ट होते, ये आती डिफ्लेक्ट बैक होते, ये आती इधर जाती, यही तो चीज होती, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मतलब कैसा है, बहुत स्मॉल। उसके बाद इसने हैवी नाम क्यों दिया इसको, बट हैवी क्यों बताया बच्चों, हैवी इसलिए बताया इसने क्योंकि अगर वो बहुत हल्का होता, लाइट वेटेड होता, तो अल्फा पार्टिकल क्या करता, उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाता। जैसे आपने देखा था अभी जो अल्फा फॉइल हमने लगाई थी गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल में बाकी पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके निकल रहे हैं। तो अगर ये जो सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर ये भी बहुत लाइट वेटेड होता तो अल्फा पार्टिकल इसको क्रैक करके बाहर निकल जाता। बट ऐसा नहीं हो रहा, वो इतना हैवी है कि अल्फा पार्टिकल का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। अल्फा पार्टिकल आके उसको हिट कर रहा है और वो वापस जा रहा है। ये देखो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसको हिट कर रहा है और सेम डायरेक्शन में वापस आ रहा है। अगर ये हल्का होता तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता, इस तरह से इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाता। बट अल्फा पार्टिकल क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा कैसा है, हैवी वेटेड है। क्लियर बच्चों। तो यही चीज इसने दूसरा पॉइंट बताया था कि इन द सेंटर ऑफ एटम अ वेरी स्मॉल बट हैवी पार्टिकल प्रेजेंट। क्लियर बच्चों। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। और तीसरा पॉइंट इसने क्या बताया था बच्चों कि ये जो हैवी पार्टिकल है, समझ में आ रही है बात। तीसरा पॉइंट, ये जो हैवी पार्टिकल है, इसी हैवी पार्टिकल को इसने क्या नाम दिया बच्चों, इसने हैवी पार्टिकल को नाम दिया था न्यूक्लियस। इसी हैवी पार्टिकल को क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है, तो एट द सेंटर ऑफ एटम। अब इस वजह से हम इस पूरे मॉडल को, जो हमने मॉडल अभी पढ़ा है, हम इसको एक और नाम दे सकते हैं बच्चों, हम इसको दे सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। समझो इस चीज को, क्योंकि यहीं से न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपसे कोई न्यूक्लियस का डिस्कवरर पूछता है तो आप क्या आंसर करोगे, रदरफोर्ड। कब किया हुआ न्यूक्लियस का डिस्कवरर, 1911 में। क्लियर बच्चों। तो हम अगर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी अगर आपसे पूछा जा रहा है, तब भी आप रदरफोर्ड का ये स्कैटरिंग मॉडल ही एक्सप्लेन करोगे बच्चों, क्यों, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने ही की थी। समझ में आया बच्चों। और किस तरह से की थी कि जो सेंटर में स्मॉल बट हैवी पार्टिकल जो प्रेजेंट है, उसी को उसने क्या नाम दिया बच्चों, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि ये आपका एक एटम है, ये एक एटम है और यहाँ बी सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसी पार्टिकल को इसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इसी पार्टिकल को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों। अगला पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट,
और इसने क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है, क्लियर, इसने ऑब्जर्व किया था ये बाई नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। क्लियर, न्यूक्लियस बाई नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो देखो अब यहाँ पे समझो, थॉमसन ने क्या बात बताई थी, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में। क्लियर, और ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो एटम इलेक्ट्रिकली कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों। तो जो बात, और जबकि थॉमसन क्या कह रहा था, थॉमसन कह रहा था कि ये पूरा जो स्फीयर है ये पॉजिटिव होता है, बट रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या प्रूव किया था कि ये पूरा स्फीयर पॉजिटिव नहीं होता बच्चों, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। क्लियर बच्चों, तो देखो डिफरेंस समझ में आ गया। तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ था, और उसका जवाब किसने दिया, वो सॉरी थॉमसन का मॉडल फेल क्यों हुआ था, क्योंकि वो एटम की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को नहीं बता पाया था, लेकिन रदरफोर्ड ने तो एटम की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बता दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके जो मॉडल लिमिटेशंस थी थॉमसन मॉडल की वो क्लियर कर दी किसने, रदरफोर्ड ने, और किस तरह से करी ये समझा दिया मैंने आपको। क्लियर, तो इसी ने रदरफोर्ड ने बात बताई थी कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये बाई नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल में, और ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये एटम पूरा कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर, अब देखो एक और चीज, इसको अगला पॉइंट आप बना सकते हो, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट का मतलब क्या है, अब देखो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन की एटम की आउटर मोस्ट सेल ये है, तो इसके बीच का जो पार्ट है ये पूरा, ये तो न्यूक्लियस हो गया इतना आपका। क्लियर, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, इसके बीच का जो पार्ट है बच्चों ये, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक, अब ये न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई एटम की, तो इसके बीच का जो स्पेस है, इस बीच के स्पेस को बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। समझ में आ गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर बच्चों, तो ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल। क्लियर, अब ये मॉडल भी बच्चों एक्चुअली फेल हो गया था। अब आप कहोगे कि सर ये क्या पहले आपने पढ़ाया अब आप कह रहे हो फेल हो गया था, तो एक्चुअल में बच्चों ये फेल क्यों हुआ था, इसका मतलब समझो, ये फेल क्यों हुआ था। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद ये फेल क्यों हुआ था मैं वो चीज बताता हूं आपको। क्लियर हो गया बच्चों, हाँ। अब देखो इसने एक चीज और बताई थी, चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो आप, 6 पॉइंट। इसने एक बात और बताई थी कि जो एटम का जो मास होता है वो एक्चुअल में इसी की वजह से होता है, उसके एटम का जो मास होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों, न्यूक्लियस की वजह से ही एटम का जो मास होता है वो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है। समझ में आ गई बात, और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ये बात भी रदरफोर्ड ने बताई थी। न्यूक्लियस के अंदर ही कौन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, लेकिन मास फैक्टर के लिए अगर आप, इसीलिए अगर आपको किसी भी एटम का मास पता करना है तो आप न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड कर दो, वही उसका मास होगा, क्योंकि मास के लिए जिम्मेदार कौन होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम करोगे आप तो आपको किसका मास मिल जाएगा, एटम का मास मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, आपको किसका मास मिल जाएगा, एटम का मास मिल जाएगा वहां पे। क्लियर बच्चों, तो देखो ये था। अब ये मॉडल फेल क्यों हुआ था इस चीज को समझो। अब मैं इसको रफ करता हूं यहां पे, ठीक। अब देखो इसने क्या बताया था कि जैसे ये है, सपोज करो आपका ये एटम है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं थोड़ा न्यूक्लियस को बड़ा कर देता हूँ इसमें लिखने के लिए, और ये बाई नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। क्लियर, अब देखो ये फेल क्यों हुआ था उसका रीजन समझो। ये एटम हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने पाथ में घूमते हैं ये। तो रदरफोर्ड ने एक बात और बताई थी, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव प्रोटॉन हो गए यहाँ पे, तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, यानी मैं लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ।
यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। क्लियर बच्चों, ये बात किसने बताई थी? इलेक्ट्रॉन ने। यानी इस तरह से ये घूमते रहते हैं। ये बात भी रदरफोर्ड ने ही बताई थी कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहते हैं। और ये आइडिया इसके माइंड में कहां से आया था? रदरफोर्ड के माइंड में ये आइडिया आया था बच्चों, जैसे आपने देखा है सन के अराउंड कौन, जिसको सोलर सिस्टम एक तरह से मान सकते हैं, सोलर सिस्टम से। क्योंकि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे सन है, सन के अराउंड बाकी के प्लेनेट घूमते रहते हैं। अब जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के अराउंड कौन घूमता है? मून। ठीक है, तो वो सर्कुलर करते रहते हैं ना। तो वहीं से इसके माइंड में आइडिया आया था रदरफोर्ड के में कि जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ये चीज क्लियर। उसके बाद देखो समझो यहाँ पे हुआ क्या था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है मैक्सवेल, ठीक है ना, मैक्सवेल। इसने एक थ्योरी दी थी। अब देखो यहाँ पे इसका मॉडल फेल क्यों हुआ था, इस चीज को समझो। इसने क्या स्टेटमेंट दी रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? और ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन बाई नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। क्लियर, इलेक्ट्रॉन बाई नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। और ये क्या है? और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये कह क्या रहा है रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते रहते हैं। क्लियर बच्चों? हाँ। अब देखो फेल क्यों हुआ। मैक्सवेल की थ्योरी आई थी, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी ने यह बात बताई थी कि कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है, कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करती है। ठीक है, अपनी एनर्जी को क्या करती है? वो लूज करती है। यानी कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगी? लूज करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने सेंटर पॉइंट में जाके मर्ज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे ये एक सेंटर है और ये कोई घूम रही है चीज, तो ये एनर्जी लूज करेगी, तो ये धीरे 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 इस तरह से क्या होगा? फाइनली इसमें जाके मर्ज हो जाएगी। यानी सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि मान लो कोई भी चीज़ है, या मान लो जैसे आपका स्कूल है और आपके स्कूल का ग्राउंड है, और उसमें मैं आपको बोलूँ वो 1 किलोमीटर है, यूं वो सर्किल में है और 1 किलोमीटर है। मैं आपसे बोलूँ कि बेटा इसका चक्कर लगाओ, आप क्या करोगे? एक बार लगाओगे मान लो 5 मिनट में, दूसरी बार लगाओगे आप फिर 5 मिनट में, लेकिन तीसरी बार आप थक जाओगे ना, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आप 4 मिनट में लगा पाओगे, फिर 3 मिनट में, फिर 2 मिनट में, फिर 1 मिनट में। एक टाइम ये आएगा कि आप लगा ही नहीं पाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हो ना। तो यही बात तो मैक्सवेल ने कही थी कि कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो अपनी एनर्जी को हमेशा लूज करती है, और लूज करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने सेंटर पॉइंट में जाके मर्ज हो जाती है। बट इलेक्ट्रॉन के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन तो कॉन्स्टेंटली घूम रहा है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था ये वाला जो मैक्सवेल ने करा था रदरफोर्ड से कि ठीक है रदरफोर्ड, आप ये बात कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन उसकी मैक्सवेल की थ्योरी तो यह कह रही है ना कि कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सेंटर पॉइंट में जाके मर्ज हो जाती है। बट इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। दूसरी चीज समझो, इलेक्ट्रॉन बाई नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। वो सॉरी, इलेक्ट्रॉन बाई नेचर कैसा है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस बाई नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन हो जाएगा। समझो इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रॉन बाई नेचर कैसा है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस बाई नेचर कैसा है? पॉजिटिव। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों? अट्रैक्शन। तो ये तो अट्रैक्शन होना चाहिए, तो एटम तो फिर स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। अगर मान चलो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में और वो अपनी एनर्जी को अगर लूज कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा। अब देखो दोनों पॉइंट इसके फेवर में, एक तो ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, तब भी इन इलेक्ट्रॉन को यहां मर्ज हो जाना चाहिए, या फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इन दोनों को अट्रैक्शन होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर एटम तो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। एटम क्या होता है? स्टेबल है, बट एटम तो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा ना इस कंडीशन में। तो ये 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे रदरफोर्ड के, जिसका आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो यहीं पे आके रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया था बच्चों? फेल हो गया था। फिर ये जो ड्रॉबैक था, अब आपसे कोई सिंपली पूछे कि रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, कोई अगर आपसे पूछता है कि रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, तो आप इसका ड्रॉबैक क्या बताओगे बच्चों? तो देखो रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है, इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, या इसका ड्रॉबैक क्या है। तो आप कह सकते हो कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था?
दोनों कंडीशन जो मैक्सवेल ने बताई थी उसकी वजह से एटम स्टेबल तो नहीं हो सकता, बट एटम तो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये मेन पॉइंट था बच्चों इसका ड्रॉबैक, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि ये एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड कि एक एटम स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये बातें जो कह रहा था उसके बिहाफ पे रदरफोर्ड ने मैक्सवेल के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था बच्चों, और यहीं पे आके मॉडल क्या हो गया था, फ्लॉप हो गया था, फेल हो गया था। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीटली क्लियर करा दिया आपका। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल, जिसके अंदर हम बोर मॉडल में ही हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा बच्चों। बोर मॉडल में 90% तो कवर ही हो जाता है चैप्टर, और उसके अंदर बोर मॉडल के अंदर हम पहली चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि किसने दी थी, मैक्सवेल ने। क्योंकि अगर मान लो मैक्सवेल ने इसका ड्रॉबैक बताया तो भाई उसको क्लियर भी तो करेगा ना वही। तो ये चीज जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था वो कौन बताएगा, मैक्सवेल बताएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, जिसको हम करेंगे बोर मॉडल स्टार्ट। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बाय बाय, गुड लक।